हेलो गाइस, मेरा नाम मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो तो चले क्रेजी लिविंग सिस्टम के एपिसोड 50 को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि ह्यूक अपने मुंह से स्प्लिट कर रहा होता है। इसी के साथ वो गुस्से के साथ अपने भाई से खांसते हुए कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता, उस कुत्ते के बच्चे ने मुझे टेबल खाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर वो एक 4th ग्रेड डिवाइन मार्कर नहीं होता तो मैं उसे हैंग करके ना मरने तक बुढ़े से मारता। अगर वो कंपटीशन के दौरान टॉप 3 में नहीं आ पाया तब वो दोनों बहनें हमारी शुंगल से एस्केप नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर ह्यूक का बड़ा भाई सोचता है कि हमारे ओपोनेंट्स ने अपने पावर को हमारे सामने इजाड़ किया है, उनके पास जरूर से कोई ट्रम्प होगा। इसी के साथ हमारा सीन जू की तरफ शिफ्ट होता है। वो टियान से कहती है कि एल्डर टियान, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर जब तक मेरी फ्रीडम मुझे वापस नहीं मिल जाती तब तक मैं किसी भी सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकती। पर मैं हेबेली जेट पैलेस की जिंदगी भर मदद करना चाहती हूँ। ये सुनकर टियान एक्साइटेड होकर कहता है कि मैं सच में चाहता हूँ कि आप भी हमारे जेट पैलेस को ज्वाइन करें। तुम दोनों सिस्टर्स बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। अगर आप हमें ज्वाइन नहीं करती तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉस की बात होगी। अब बाकी की चीज़ें तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, ये सेटल्ड हो चुका है। अगर मैं कॉम्पिटिशन के दौरान टॉप 3 में आ जाता हूँ तो तुम्हें हेवेनली कॉन्टिनेंट की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर जू कहती है कि मैंने हेवेनली कॉन्टिनेंट रियलम के लिए मुझसे जो भी हो पाया मैंने सब कुछ किया है। अब मेरे लिए कोई भी चीज रिपेयर करने के लिए बाकी नहीं रहा। तभी जी भी कहती है कि अब से हम दोनों बहनें एल्डर टियान को हमेशा के लिए सर्व करेंगे जब तक एल्डर टियान को ये बुरा नहीं लगता। इसी के साथ वो दोनों टियान के सामने ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों अपने आप को प्रूव करेंगे जिससे कि आपको हमें लेकर कभी भी रिग्रेट ना हो। टियान उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि तुम दोनों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचूंगा। तभी जू एक क्यूटी स्माइल के साथ कहती है कि ये आइडिया हमारा खुद का है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस स्टेप को पूरा करने में? एल्डर टियान हमारे बेनिफिक्टर है। जी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आफ्टर ऑल एल्डर टियान ने ही हमें एक नई जिंदगी दी है। ये सुनकर टियान ब्लश करते हुए खांसते हुए कहता है कि तुम दोनों अब कुछ भी मत बोलो, इसके बारे में हम टेस्ट रिजल्ट के बाद बात करेंगे। ये सुनकर वो दोनों बहनें एक्साइटेड होकर कहते हैं कि अब जबकि एल्डर टियान ने ये कह दिया है जरूर से अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टियान कहता है कि अब तुम दोनों मुझे डिवाइन रूइन कॉन्टेस्ट के बारे में बताओ। ये सुनकर जू कहती है कि हेवेनली रियलम कॉन्टिनेंट एक ऐसा फोर्स है जो बहुत सारी फैमिलीज को इंक्लूड करते हैं। उन सब की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ नेचुरली किम जुआन फू से स्ट्रॉन्ग है और इन फैमिलीज के बीच में इतनी ऐसी तरह नहीं बनती। सभी ब्रांच अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाने के लिए और अभी नहीं सकता और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को दिखाकर सबको शो ऑफ करता है। पर यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिशन भी होते हैं जहाँ पर सभी फैमिलीज अपने अपने परफॉर्मेंस को सबको दिखाता है, नहीं तो हेवेनली कॉन्टिनेंट रियलम उन सबको नहीं अपनाएगा। इसलिए डिवाइन रून मास्टर कॉम्पिटिशन को यहाँ पर हेल्प किया जाता है जहाँ पर सभी फैमिलीज के ब्रांचेस एक दूसरे की स्ट्रेंथ को डिस्कवर करते हैं। ये कंपटीशन स्टार्ट होने में बस एक ही सप्ताह बाकी है। अगर जू फैमिली इस बार नहीं जीत पाई तो जू फैमिली को अबाउंडन कर दिया जाएगा। टियान कहता है कि अच्छा, तो इसलिए बोलो इतने ज़्यादा परेशान थे। जू कहती है कि एल्डर टियान, आप मेन पिवलियन में जाओ ब्रांच डिवाइन रूइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या मैं आपके लिए और कुछ कर सकती हूँ? टियान कहता है कि मैं किसी भी टाइम जाने के लिए रेडी हूँ। इसी के साथ हमारा सीन 1 वीक बाद शिफ्ट होता है और हम जिंगसेंग कोर्ट हेडक्वार्टर को देखते हैं। वहाँ पर कॉन्टेस्ट देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। सभी लोग एक्साइटेड होकर कहते हैं कि मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर इस बार कौन जीतेगा। तभी कोई कहता है कि वांग फैमिली के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तभी एक लड़का स्माइल करते हुए कहता है कि मैं बेट लगाता हूँ कि इस बार जू फैमिली ही जीतेगी। उसको इंटरप्ट करते हुए उसका फ्रेंड कहता है कि जू फैमिली इससे पहले भी लगातार हार रही है, तुम आखिर बार बार जू फैमिली पर ही क्यों बेट लगाते हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम बहुत ज्यादा लॉस में आ जाओगे। इसी के साथ हमारा सीन बहुत सारे जायंट ईगल कैरियर्स की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते कि एक जायंट ईगल कैरियर के सामने आकर ह्यूक का बड़ा भाई ग्रीट करता है। तभी एक आदमी जायंट ईगल कैरियर से उतरता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पीछे जो ये लड़का है वो एक 4th ग्रेड का डिवाइन मार्कर है। देखने में तो ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है। ह्यूक का बड़ा भाई कहता है कि जेंग जोंग, हमें पता चलता है कि ये आदमी दरअसल जू फैमिली के हेड है। इसी के साथ वो कहता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, मैं जू फैमिली का हेड हूँ। इस बार मैंने तुम्हें इनवाइट किया है जू फैमिली की तरफ से इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए। हम पोएट्री कॉम्पिटिशन में पहले ही जीत चुके हैं, बाकी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, तुम क्या करोगे या फिर क्या नहीं। और अगर हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो तुम अचीव नहीं कर पाए तो मुझे माफ करना। ये सुनकर टियान एक स्माइल के साथ कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कहा है मैं वही करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हें डिसअपॉइंटेड नहीं करने वाला। टियान सोचता है कि जू फैमिली के हेड सभी बातें डायरेक्टली कहते हैं। तभी जू फैमिली का हेड कहता है कि तुम मुझे हार्टलेस कह सकते हो, पर जू फैमिली को कभी कभी सेक्रीफाइस करना होगा, नहीं तो पूरी की पूरी जू फैमिली खत्म हो जाएगी।
देखो वो दोनों सिस्टर्स यहाँ पर आ गई। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा क्रूएल होगा, पर अगर ये कॉम्पिटिशन तुम नहीं जीते वो दोनों बहनें आज जिंदा नहीं बचेंगे। पर अगर तुम टॉप 3 में पहुंच जाते हो, तुमने जैसा सोचा है वैसा ही होगा। वो दोनों बहनें तुम्हें बिलोंग करेंगे। मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा, शादी में एक बहुत बड़ा प्राइज भी दूंगा। पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए उसके बाद क्या होगा तुम समझ लेना। तुम समझदार हो। यान कहता है कि हाँ मैं समझ गया। जू फैमिली के मास्टर ये कर सकते हैं। वो लोग जो दूसरे के सामने अच्छा दिखाते हैं और मौका मिलते ही पीछे से तुम पर अटैक करता है, उन सबसे तो ये अच्छा ही है। इसी के साथ जू फैमिली का हेड वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं जू तियानहोंग हूँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। भले ही ये तुम्हें अच्छा लगे या नहीं, पर ये मेरा सर्वाइव करने का स्टाइल है। मुझे बस उससे मतलब है कि तुमसे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। भले ही कॉर्पोरेशन फेल ही क्यों ना हो जाए, मैं पीछे से कुछ नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल मैं वो सब चीजें नहीं करता जिससे दूसरों को हार्ट पहुंचे। तियान कहता है कि अच्छा है, ये मुझे पसंद आया। इसी के साथ वो सोचता है कि जब अपनी अपनी इंटरेस्ट की बात है, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं किया जा सकता, पर बहुत सारे डील्स किया जा सकता है। और वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो हंसते हुए जू फैमिली के हेड से कहता है कि बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इस बार तुम में से कोई एक राउंड भी जीत पाएगा नहीं। तुम्हें शर्मिंदा होते देख मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये सुनकर जू फैमिली का हेड गुस्से से कहता है कि मैं मेरे बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और हमें पता चलता है कि ये आदमी दरअसल वांग फैमिली का हेड है। इसी के साथ वो एक इंसल्टिंग स्माइल के साथ कहता है कि मैं होप करता हूँ कि इस बार तुम कम से कम एक राउंड तो जीतो। बोतियान की तरफ देखते हुए कहता है कि ये बच्चा, अब मुझे तुम लोग ये मत कहना कि ये बच्चा एक डिवाइन मर्कर है जिसे तुम लोग पार्टिसिपेट करने दोगे। ये बच्चा दिखने में इतना ज्यादा कमजोर और दुबला पतला है। ऐसा कहकर वो जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि अगर तुम फास्ट रैंक के भी डिवाइन मर्कर निकले तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाऊंगा। वांग फैमिली के हेड को देखते हुए त्यान बिना किसी इमोशन के साथ सोचता है कि देखने में लगता है कि मेरी गिल्ड फेलो बहुत ज्यादा हाई है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हेट्रेड को ड्रॉ करने के लिए, इसलिए मैं अपने साथ ही रहूंगा और उसको पॉइंट आउट करने दूंगा। इस सिस्टम के अंदर भी अभी बहुत सारे खामियां हैं। तभी जू फैमिली का हेड कहता है कि तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर वांग फैमिली का हेड एक इंसल्टिंग टोन के साथ हंसते हुए कहता है कि जू किंग तुम्हें सबसे ज्यादा डिफरेंट होने की कोशिश करना नहीं चाहिए। मुझे कुछ याद आया। मुझे सडनली याद आया कि तुमने जिन फोर्जिंग 8 को इन्वाइट किया था वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं थे। अब तो इससे भी बुरा है तुम एक बच्चे को भेज रहे हो। क्या जू फैमिली में मैन पावर की कमी हो गई है? अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ लोगों को वहाँ पर भेज सकता हूँ। बच्चों को इन्वाइट करने से ये तो अच्छा ही होगा। मैंने सही कहा ना? ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। ये सुनकर जू फैमिली का हेड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वांग फैमिली का हेड इंसल्टिंग टोन के साथ कहता है कि इस साल भी कुछ फैमिलीज हमेशा की तरह बॉटम में ही रहेंगे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसता है और बाहर से जाने लगता है। और उसे देखकर जू फैमिली का हेड अपने दांत पीसते हुए कहता है कि चलो देखते हैं बाद में क्या होता है। ये देखकर टियान सोचता है कि जू ने सही कहा था। हेवनली कॉन्टिनेंट रियलम के सभी लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बुरी है। इसी के साथ हमारा सीन कॉन्टेस्ट हाउस की तरफ शिफ्ट होता है। टियान सभी लोगों की तरफ देखते हुए सोचता है कि सभी 5 फैमिलीज के मैक्सिमम 5 डिवाइन मार्कर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नंबर इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है। वांग फैमिली के हेड ने तब कहा था कि जू फैमिली की रैंकिंग हमेशा बॉटम में ही रहता है। अगर ऐसी बात है तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा आखिर बाद में क्या होने वाला है। तभी टियान को एक आदमी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए टोकन देता है। तभी जू फैमिली का हेड टियान से कहता है कि पूरे इंटरनल कंपटीशन को सिर्फ कैबिनेट मास्टर जज करेंगे। वो खुद भी मास्टर चैनल लेवल में है, इसलिए वो ऑल डिविजन्स को सीन बाय लेवल से कंबाइन करके रिजल्ट को चेक करेंगे। तभी टियान कहता है कि क्या कॉन्टेस्ट टेस्ट सबको पहले से ही पता है? जू फैमिली का हेड कहता है कि सब कुछ रैंडम होता है, बस सिर्फ पिबलेन मास्टर को छोड़कर। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है, सब चुप रहो, इंटरनल कंपटीशन बस स्टार्ट ही होने वाला है। अब पिबलेन मास्टर ली टॉप 3 रिवॉर्ड्स को अनाउंस करेंगे। तभी सिर्फ पिबलेन मास्टर सबसे कहते हैं कि थर्ड प्राइज होगा हॉर्क्रुक्स लेवल का डिवाइन रूइन पेन। सेकेंड प्राइज होगा मेरे डिवाइन रूइन कल्टिवेशन एक्सपीरियंस की 1 पीस। फर्स्ट प्राइज होगा ट्यांगलिंग जेड लेग में 5 डेज तक कल्टिवेशन। ये सुनकर ऑडियंस कहते हैं कि फर्स्ट प्राइज तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सेकेंड प्राइज भी किसी से कम नहीं। 10,000 गोल्ड के बदले में भी ये एक्सपीरियंस नहीं मिलती। इसी के साथ श्री पिबलेन मास्टर कहते हैं कि विनर्स को यही रिवॉर्ड मिलेंगे। अब मैं फर्स्ट कॉन्टेस्ट को अनाउंस करने वाला हूँ। फर्स्ट कॉन्टेस्ट होगा स्ट्रेंथ ऑफ गॉड पैटर्न्स। डिवाइन पैटर्न्स को ड्रॉ करते समय पॉइंट्स को फास्ट, एक्यूरेट और रूटलेस होना होगा। स्लो और डेविएशन होने से नहीं होगा। रिलीज होने वाला स्पिरिचुअल पावर भी स्ट्रॉन्ग होना होगा, नहीं तो हम उसको फेल कंसीडर करेंगे। कॉन्टेस्ट के फर्स्ट लेवल में स्ट्रेंथ को देखा जाएगा। ये बस डिवाइन पैटर्न की ग्रेथ और स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। जितना ज्यादा हायर स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट होगा। जनरली गॉड पैटर्न को आर्मर्स पर यूज किया जाता है जिससे कि ये किसी भी तरह के अटैक को रेजिस्ट कर पाए। बाद में मैं वॉरियर्स को भेजूंगा तुम सबके बनाए हुए आर्मर्स पर अटैक करने के लिए।
जिसका आर्मर सबसे ज्यादा देर तक टिकेगा उसे ही हाईएस्ट पॉइंट्स मिलेंगे। अर्टियन कहता है कि चलो मैं सबको दिखाता हूँ आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, और अर्टियन इस कॉन्टेस्ट को जीत पाता ही नहीं। ये जानने के लिए आप दूसरे एपिसोड को जरूर देखिए। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड रिपेयर खत्म होता है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।